भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हम खड़े हैं आईपी एक्सटेंशन में और कहां खड़े हैं? हम हैं इंद्रप्रस्थ विस्तार सहकारी आवास सोसाइटी महासंघ के दो गणमान्य सदस्य हमारे साथ में हैं। इन्हीं से हम जानेंगे कि सर आपके साथ में जो समस्याएं आती हैं सोसाइटी में, तो किस तरीके की समस्याएं लोग आपके सामने लाते हैं और क्या समस्या आपको लग रही है? देखिए, मैडम पिछले अनेकों वर्षों से हमारे यहाँ जो कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, इनकी बिल्कुल अलग तरह के पिक्यूलियर तरह की समस्याएं हैं, जिनको महासंघ के माध्यम से हम अनेक फोरमों पर उठाए हैं, लेकिन आज तक उनका हमें कुछ समाधान नहीं मिला। हम एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं। एक सोसाइटी में 50 घर हैं या एक सोसाइटी में 500 घर हैं, लेकिन सरकार की पॉलिसी ये है कि एक सोसाइटी को एक कनेक्शन दिया जाता है। अब उसमें 1.25 इंची का एक कनेक्शन है, जिसमें 50 घर हैं, वो शायद पूरा कर पाता हो, लेकिन जिसके यहाँ 200 या 250 या 300 घर हैं, वो कैसे पूरा कर पाएगा? तो हम पानी की समस्या से पिछले अनेकों वर्षों से जूझ रहे हैं, लेकिन हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। ऊपर से हमको जो हम बोरवेल अगर हम लगा करके अपनी समस्या को सॉल्व करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि पीने का पानी हम धरती से लेकर के उसका काम पूरा कर लें, उसकी भी हमें परमिशन नहीं मिलती। उस पर बात यह कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें जो रहने वाले हैं रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ के लोग हैं, यदि एमसीडी उनको पूरा पानी नहीं दे पाए तो उनको अधिकार दिया गया कि वो ज़मीन से पानी निकाल कर अपनी समस्या को हल कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी हमें परमिशन नहीं मिली। दिल्ली सरकार उसकी भी हमें परमिशन नहीं दे रही। मैं भारत टीवी के माध्यम से दिल्ली की सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि हमें अगर वो पानी नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम बोरवेल की इजाज़त तो दें। एक ये समस्या हो गई। दूसरी समस्या है कि अभी एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ कि जो जिन भवनों में हम रह रहे हैं उसका हमें स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना है। दिल्ली में सरकार भी मानती है कि अगर दिल्ली के अंदर 6,000 या 6 लाख घर बने हुए हैं तो उसमें से 20-25% भी ऐसे नहीं है जिन्होंने नक्शा पास करके बनाया, जबकि हमारी सोसाइटीज़ जितनी भी बनी हैं उस ज़माने में जब बनी थी, जब डीडीए नक्शे पास करता था, डीडीए से नक्शे पास करके हम यहाँ रह रहे हैं। अब हमें स्ट्रक्चरल सेफ्टी का सर्टिफिकेट लाना है, लाखों रुपए का खर्चा है, 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपए का खर्चा है। दूसरा क्या है कि पिछले 25 से 30 सालों में सोसाइटी के मैनेजमेंट तो कानून के हिसाब से हर दूसरे साल तीसरे साल बदलते हैं, तो पुराने नक्शे हम कहाँ से लाएंगे? बिल्कुल, ये तो सरकार को चाहिए कि उनके पास जो नक्शे हैं हमारे, उसके हिसाब से वो अपना करें। हमने जब बनाया था, जब सारे जितने भी सरकार के नियम कायदे कानून थे सबका पालन करके बनाया, तो ये सरकार को देखना चाहिए। लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा हम पे लाद दिया गया और रोज़ एमसीडी एक नोटिस नया जारी कर देती है कि जी ये डेट 30 तारीख हो गई, अब 1 तारीख हो गई, आपने क्यों नहीं दिया, आप इसका एक्सप्लेनेशन करो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ये जो चीज़ें हैं ये हम पे लादने की बजाय सरकार जो अपनी कमियां हैं उनको हमारे ऊपर लाद देती है, तो उनको करने की बजाय हमसे सहयोग करें और हमारी मदद करें। दूसरा एक नया कानून और डाल दिया, वाटर हार्वेस्टिंग कराइए। अब सरकार अपने काम तो करते नहीं, आप अब आई होंगी सारी सड़कों के ऊपर धूल उड़ रही है, उसका इंतजाम तो सरकार ने आज तक किया नहीं। कोई सड़क दिल्ली की देख लीजिए जहाँ पर मलबा ना पड़ा हो, धूल ना उड़ती हो, उसकी धूल तो आप उड़ रही है, उसके तो कोई इंतजाम आप कर नहीं रहे। मेरे घर के ऊपर आप 5 लाख का जुर्माना, के 10 लाख का जुर्माना, के 5 करोड़ का जुर्माना, के 1 करोड़ का जुर्माना, तो ये बिल्कुल गलत है। वाटर हार्वेस्टिंग सोसाइटियाँ कर रही हैं, उनमें पैसा उनका खर्च होता है, 15-15, 20-20 लाख रुपए खर्च होता है, कहाँ से लाएंगी, कैसे करेंगी, कर रही हो। हमने उनको ये रिक्वेस्ट किया कि हमें थोड़ा समय दे दो, समय देने को भी तैयार नहीं है। और अगर हम पूरा कर लें तो जल बोर्ड के अधिकारियों को हम लेने के जाते हैं तो वो पैसे की डिमांड करते हैं जी। तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं आपके माध्यम से दिल्ली सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि वो एक इस तरह की भूमिका में आएँ कि हमसे सहयोग करें और हमारी मदद करें। हम रेजिडेंट हैं, हम कोई चोर उचक के नहीं हैं। बिल्कुल, वो हमारे साथ अधिकारी ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे हम ही चोर हों। जी जी जी, तो इसमें सुधार होना चाहिए। बिल्कुल। मदान साहब, आप क्या कहेंगे, क्या समस्याएं? मैं आपको एक गहरी समस्या बताता हूँ। दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस चल रहा है जो बेसिकली बिल्डिंग सेफ्टी के लिए। बिल्डिंग सेफ्टी के ऊपर दिल्ली की 5 लोकल बॉडीज़, जिसमें ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, कंटेनमेंट बोर्ड, सारे शामिल हैं। उन्होंने एक कोर्ट में एग्री किया है कि दिल्ली की 75% बिल्डिंग अनप्लान्ड डेवलप है। कोर्ट में एडमिट किया इन लोगों ने। अब अनप्लान डेवलप कैसे हो गई? जब आप यहाँ पर एनफोर्समेंट एजेंसीज हो तो कैसे हो गई? ये अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, दिल्ली को डेवलप करने की जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार को इसको प्रमोट करना है। सरकार ने मास्टर प्लान 2021, दिल्ली मास्टर प्लान MPD 2021 के नाम से जाना जाता है, वो नोटिफाई किया 2007 में।
2007 से लेके 2021 आज हो गया, 13 साल के बीच में किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी ने एक भी प्राइवेट बिल्डिंग को रीडेवलपमेंट नहीं होने दिया, जबकि उस मास्टर प्लान में 2007 में ही ये प्रोवाइड कर दिया गया था। अब आज की डेट में दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या, सबसे भयंकर समस्या क्या है? पार्किंग। पार्किंग के साथ में एनक्रोचमेंट, एनक्रोचमेंट के साथ में अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन या जो भी अनसेफ कंडीशन है। हम पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहे हैं कि जब तक दिल्ली को रीडेवलप नहीं किया जाता, और दिल्ली को रीडेवलप केवल कोऑपरेटिव सोसाइटी ही कर सकती है, कोई सरकारी एजेंसी, कोई इंडिविजुअल नहीं कर सकता। ये मिलजुल के करना पड़ेगा, मिलजुल के करने का काम सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटीज कर सकती हैं। हमारी महासंघ की एक मेंबर सोसाइटी ने 2010 में मास्टर प्लान के तहत नक्शे अप्लाई किए थे, जिसका 2015 तक एमसीडी और डीडीए दोनों ने शटल कॉक की तरह इधर से उधर नचाना शुरू किया। फाइनली गलत ग्राउंड के ऊपर उसे रिजेक्ट कर दिया गया। पूरी दिल्ली का अधिवेशन कराया गया तालकटोरा स्टेडियम में। सेंट्रल गवर्नमेंट की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी वहाँ प्रेजेंट थी, उनके सामने ये बात उठाई गई। एलजी साहब के कहने से डीडीए में पिछले साल सितंबर में एक मीटिंग करी गई, जिसमें डीडीए के 15 सीनियर मोस्ट ऑफिसर प्रेजेंट थे। उसकी आज तक मिनट नहीं बनाए गए। ये सरकारी अफसरों की कार्रवाई है। बिल्कुल। तो इसकी वजह से दिल्ली की डेवलपमेंट पेंडिंग है। दिल्ली को अनडेवलप अगर होने दिया जा रहा है तो इसकी रिस्पॉन्सिबल केवल और केवल लोकल बॉडीज है और कोई नहीं है। जब तक रीडेवलप दिल्ली को नहीं किया जाता, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू होगा, तब तक ये पार्किंग की प्रॉब्लम, एनक्रोचमेंट की प्रॉब्लम, अनऑथराइज डेवलपमेंट सोल्व नहीं हो सकती। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। अगर आप दिल्ली को पेरिस बनाने का ख्वाब दिखाते हैं हम दिल्ली वासियों को, तो कम से कम इन सोसाइटीज़ का आप जो कहा जाता है, कम से कम उनके कहे हुए बातों पर तो गौर कीजिए। कम से कम इनकी बताई हुई जो टिप्स हैं, पॉइंट्स हैं या हिंट्स हैं, उन पर आप डिस्कस तो करिए, क्योंकि ये सोसाइटी बनी ही इसलिए है कि आप ही लोगों को, दिल्ली सरकार को ये सपोर्ट करें। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा। 1970 के दशक में दिल्ली में हाउसिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। उस टाइम एक जनरेशन का चेंज चल रहा था। लोग बाग जो बाहर से आके सेटल हुए थे, कुछ हुए थे, तो मकानों की बहुत कमी थी। उस टाइम में दिल्ली की कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ ने आपस में मिलजुल के बिना सरकारी मदद के, अपने खर्चे पे, अपने परिश्रम से करीब दिल्ली में 1 लाख से ज़्यादा मकान दिए थे। अनफॉर्चुनेटली वो सोसाइटीज़ जो बन रही थी, तो उस टाइम दिल्ली में मास्टर प्लान 1960, मतलब उससे 20 साल पहले का लागू था। तो वो जितने भी डिज़ाइन हमारे पास किए गए, वो 20 साल पुराने नक्शे के हिसाब से पास किए गए। अब उसी कंडीशन को जो 1960 के नक्शे से पास हैं, मास्टर प्लान से पास हैं, आज 40 और 20 60 साल हो गए। 60 साल के बाद में अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज रीडेवलप करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको आप परमिशन नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? किसकी जिम्मेदारी है? बिल्कुल बिल्कुल सही कहना है इनका। एक समस्या नहीं, गिनतियां आपकी पीछे हो जाएंगी और तमाम समस्याएं इस समय खड़ी हैं। दिल्ली को अगर आपको पेरिस ही नहीं, अगर दिल्ली भी बनाना है, तो कम से कम इन हाउसिंग सोसाइटीज़ की आप बात सुनें और गौर ज़रूर करें। धन्यवाद।